भाई रुकें, मेरी बात तो सुने भाई। हैशम खान गाड़ी से उतरकर तेजी से हवेली के अंदरूनी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा रहा था और ज़ायान उसको आवाज़ें देता उसके पीछे आ रहा था। लेकिन हैशम खान का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर था। वो ज़ायान की बात तो सुनना दूर, देखने का भी रवादार न था उसे। लाउंज में पहुंचकर ज़ायान ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। भाई भाई, वो सब झूठ है, वो लड़की बहतान बांध रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ज़ायान ने उसे रुकते देख जल्दी से कहा। ज़ायान, हमारा बाजू छोड़ो। हैशम घुर्राया। भाई प्लीज़ ज़ायान, हमने कहा बाजू छोड़ो हमारा। हैशम गुस्से से घुर्राया। भाई मैं सच कह रहा हूँ, उस घटिया लड़की ने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया है। आप नहीं जानते कितनी गिरी हुई है वो लड़की। उसकी बात पर हैशम ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। किसी भी लड़की के लिए इतने गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले ये याद रखा करो कि तुम्हारी भी एक बहन है। हैशम खान ने गुस्से से तेज़ आवाज़ में कहा। लाउंज से किसी के तेज़ तेज़ बोलने की आवाज़ सुनकर आयशा भी लाउंज में भागती हुई आई कि ना जाने क्या हो गया है, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें ही खुली रह गई। ज़ायान अपने गाल पर हाथ रखे खड़ा था, आंसू आंखों से बह रहे थे और हैशम खान उसे बुरी तरह डांट रहे थे। यही हालत दरवाजे पर खड़ी रूही और हाजिम की थी। भाई आप उस बेगैरत लड़की को मेरी बहन से मत मिलाएं। उसके साथ ये सब करना तो दूर की बात, मैंने आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ज़ायान ने शिकवा कुना नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। बेगैरत वो नहीं, तुम हो ज़ायान। क्या तुमने मुझसे यही सीखा है? ज़ायान, औरत की इज्जत करना हम पर लाजिम है, लेकिन तुमने आज एक मासूम लड़की की ज़िंदगी तबाह करके मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुफ है तुम्हारी गैरत पर। एक बहन के होते हुए तुम किसी की बहन के साथ इतनी नीच हरकत करोगे। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए भी। हैशम खान ने नखुवत से मुंह फेरते हुए कहा। और मुझे अफसोस है भाई, इतने साल मैंने ऐसे लोगों में गुजार दिए जिन्हें मुझ पर यकीन ही नहीं। और मुझे अफसोस है भाई, इतने साल मैंने ऐसे लोगों में गुजार दिए जिन्हें मुझ पर यकीन ही नहीं। क्या कभी आपने आज तक मेरे किरदार में कोई कमी देखी? क्या आप उस लड़की का यकीन कर गए लेकिन अपने भाई की बात पर यकीन नहीं किया? आपकी बेयकीनी ने मुझे मार दिया है भाई। ज़ायान अपनी पाक दामनी का यकीन दिलाते दिलाते थक चुका था। अब उसमें मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि वो अपने लिए लड़ता। किसी हारे हुए जुआरी की तरह हैशम की जानिब शिकवा कुना नज़रों से देखते हुए उसने जैसे अपनी हार तस्लीम करते हुए पूछा था। नहीं ज़ायान, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया होगा। ज़रूर हैशम को कोई गलत फहमी हुई है। आयशा ने आगे बढ़कर उसे तसल्ली दी, जबकि उसकी बात पर ज़ायान ने तंजिया हंसी हंसते हुए देखा, जैसे कह रहा हो कि भाभी आपको तो आए चंद ही दिन हुए हैं। मेरा भाई, जिसके साथ मैंने इतने सालों ज़िंदगी गुजारी है, जब उसे मेरे किरदार में शक नज़र आता है तो आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं कि मैं पाक दामन हूँ? ज़ायान, हम जानते हैं तुम सच कह रहे हो। भाई भाभी ठीक कह रही हैं। ज़रूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। ज़ायान ऐसा कैसे कर सकता है? हाजिम ने ज़ायान को कंधे से थामते हुए कहा और रूही ने भी उसकी बात पर इत्तफाक किया। ये तुम लोग जो इतने यकीन से इसको सच्चा साबित कर रहे हो ना, इसी भरोसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया इसने। इसके लिए बेहतर यही होगा कि यह हमारे सामने ना आए, वरना हम इसका हशर बिगाड़ने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हैशम ने गुस्से से भड़कते हुए कहा। लेकिन हैशम आप, इससे पहले कि आयशा आगे बोलती ज़ायान ने रोका। बस करें भाभी, अब और नहीं। भाई ठीक कह रहे हैं, मैं एक बेगैरत इंसान हूँ। इतनी घटिया हरकत करते हुए ये तक भूल गया कि मेरे घर में भी एक बहन है, और ये भी भूल गया कि मकाफाते अमल भी किसी चीज़ का नाम है। अगर आज मैंने ये हरकत की तो इसका तावान मुझे अपने घर से भुगतना पड़ेगा। ज़ायान ने ज़ख्मी लहजे में कहा, और अब सही मायनों में अपनी हार तस्लीम कर चुका था वो। अब वो थक गया था यकीन दिलाते दिलाते। हैशम की बेयकीनी ने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। ये तू क्या कह रहा है ज़ायान? पागल हो गया है क्या? हाजिम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, और दूर रह मुझसे, मैं एक घटिया नापाक इंसान हूँ, और मैं अपने साथ तुझे भी गंदा नहीं कर सकता। ज़ायान ने उसे पीछे की जानिब धक्का देते हुए कहा। भाई ऐसा तो मत कहें, रुहाब ने तड़प कर कहा। गुड़िया, अभी तुम बहुत छोटी हो, और मेरे रब से दुआ है कि मेरे किए की सज़ा तुम्हें कभी ना मिले। ज़ायान ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है ज़ायान, क्या उलफुल बके जा रहे हो तुम? और अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी ऐसा और कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आयशा ने उसे मसनूई तौर पर धमकाया। हाँ भाभी, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा, पागल हो गया हूँ मैं।
ज़ायान ने लहजे को धीमा रखते हुए कहा। छोड़ दो इसको इसके हाल पर साहब, और तुम दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। हैशम ज़ायान की तरफ देख कर चिल्लाया। ठीक है भाई, अब मैं आपको तभी नज़र आऊँगा जिस दिन मेरे पास अपनी पाकीज़गी का सबूत होगा, और वो दिन बहुत जल्द आएगा। मैं आपसे खफा नहीं हूँ भाई, और ना ही मेरी नज़र में आपकी इज्जत कम हुई है, क्योंकि जो कुछ अब आपने हमारे लिए किया है उस सब के सामने तो ये सब कुछ भी नहीं। कसूर आपका नहीं है, कसूर उस लड़की का है जिसने हालात ही कुछ ऐसे बना दिए कि आप तो क्या, कोई भी मुझे गलत समझ सकता है। और मुझे तो फ़ख्र महसूस हो रहा है। भले ये एक गलत फहमी है, लेकिन आपकी नज़र में औरत का मकाम इतना बुलंद है कि अगर आप किसी औरत की इज्जत के लिए अपने खूनी रिश्तों को भी सज़ा देने के मौका मिल जाए आपको, तो आप पीछे नहीं हटेंगे। ये जानकर मेरी नज़रों में आपका मकाम और भी बुलंद हुआ है। धीमी मुस्कुराहट लबों पर सजाए मुअद्दब अंदाज में कहता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया था, जिसकी आवाज़ लाउंज में खड़े चारों नफूस बआसानी सुन चुके थे। और फिर एक एक करके सब अपने कमरों की जानिब बढ़ गए। पूरा शहर रात के अंधेरे में डूबा था। वहीं उस बड़ी सी हवेली के एक कमरे में ज़ीरो पावर के बल्ब की गैर वाज़ेह रोशनी और सर्द खामोशी थी। रात के उस पहर जब उस हवेली के सब मकीन सो रहे थे, वो रात के उस पहर गुमसुम सा लेटा कमरे की छत को तक रहा था। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। नींद बहुत बेकल सी उसकी खुली आंखों को बंद करने के लिए करवटें बदल रही थी, मगर उसकी आंखों का नींद और सुकून से राब्ता टूट चुका था। अपनों की बेयकीनी का दुख उसका अंदर तक हिला चुका था। बैन डाल रहा था ये दुख उसके अंदर। मुख्तलिफ सोचों की आमाज गाब बना। बोझल और भारी सर लिए उसने मुश्किल से अपना सर उठाया। खाली खाली नज़रों से उसने खुद अपने हाथों से बिगाड़े हुए कमरे का हुलिया अजनबियत से देखा। बेड की चादर दोहरी होकर आधी कारपेट पर थी और आधी बेड पर। नीचे कारपेट पर सारे बेबसी और मायूसी से फाड़े गए तकियों के टुकड़े मध्यम रोशनी में बर्फबारी के नर्म गुदाज गोलों के रक्स करने का मंजर पेश कर रहे थे। टेबल पर रखे परफ्यूम्स, कैलोन, हेयर ब्रश सब जमीन पर जोर से पटकने की वजह से टूट चुके थे। इधर उधर पड़े अपनी किस्मत का मातम कर रहे थे। उसका दिल कर रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा कर रख दे। कमरे का जायजा लेकर उसने अपने थकन भरे वजूद का बोझ उठाए, कदम आगे बढ़ाए। मलगजी सी रोशनी में बिखरी चीज़ों को बेदर्दी से अपने कदमों तले रोनता वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ था। काफ़ी देर वो बेयकीनी से आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखता रहा। उसने चेहरे को आईने के मज़ीद करीब कर लिया, गौर से खुद को देखने लगा। घने बाल जो हमेशा सेट रहते थे वो खासे उलझे और बिखरे हुए थे। उसका चेहरा बुझा हुआ था। आंखों के पपोटे रोने की वजह से सूजे हुए थे। आंखें बेतहाशा सूजी हुई थीं। आंसू आंखों से अब भी बह रहे थे। कितनी बेयकीनी थी हैशम खान की आंखों में उसके लिए। ये बात उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। अचानक उसने अपने चेहरे पर आए आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ा। अब उन आंखों में शिकवे की जगह नफरत ने ले ली थी। मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा जोया खान। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे बर्बाद करने का यही रास्ता क्यों चुना? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तो अपनी पाकीज़गी साबित नहीं कर पाया ना। देखना तुम खुद मेरे पाक होने की गवाही दोगी। तैयार हो जाओ जोया खान, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। गुमान में जोया को रखते हुए वो उसी से मुखातिब हुआ, हर जाविये से अपना जायज़ा लेने और दिल में अपने इरादों को पुख्ता करने के बाद वो मैकेनिकी अंदाज में वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। हैंगर में लटकते कपड़ों को उलटते पलटते उसने वाइट शलवार कमीज़ का इंतखाब किया और वॉशरूम की जानिब बढ़ा। शावर पूरी रफ्तार से खोले वो काफ़ी देर पानी के नीचे खड़ा खुद को पुरसकून करता रहा। एक तवील बात लेकर वो बाहर निकला। नहाने के बाद उसे भूख का शिद्दत से एहसास होने लगा, क्योंकि आज उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। रात में आयशा के बेहद इसरार पर भी उसने कुछ नहीं खाया था, तो आयशा टेबल पर ही उसके लिए खाना रखकर चली गई, तो उसने टेबल पर रखे खाने की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने 2-3 निवाले ही खाए थे कि उसका दिल उचाट हुआ। वो जो कभी मुख्तलिफ खानों का दीवाना हुआ करता था, आज उसे अपने हलक से एक निवाला उतारना भी मुश्किल लग रहा था। आंसुओं का कोई गोला उसे अपने गले में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। आंखें फिर से बहने को बेताब थीं।
उसने कदम साइड टेबल की जानिब बढ़ा दिए और उसके दराज से स्लीपिंग पिल्स ली और उन्हें अपने हलक में उतारते बेड पर औंधे मुंह गिरने के से अंदाज में लेट गया और आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। एक एक करके सारे मंजर फिर से दिमाग में चलने लगे, लेकिन गोलियों के जेर असर उसकी आंखें बोझल होने लगी और फिर कुछ ही देर में वो दुनिया और माफिया से बेगाना हो चुका था। दूसरी तरफ जरियाब खान का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो जोया के कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। जोया की हालत के पेश नज़र जरियाब खान को तमाम हालात से आगाह किया जा चुका था। अब वो जल्द अज जल्द उस लड़के को सज़ा देना चाहते थे जिसने उनकी बेटी का ये हाल किया था। लेकिन चूंकि ज़ायान हैशम के साथ पहले यूनिवर्सिटी से जा चुका था तो वो जरियाब खान के हाथों से बच गया और यूनिवर्सिटी में भी जरियाब खान अच्छा खासा तमाशा करके आए थे। बेटा तुम फिक्र मत करो, उस लड़के को हम जल्द अज जल्द ढूंढ कर उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। जरियाब खान ने जोया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसे कुछ ना कहें। मैं उसे माफ़ कर चुकी हूँ। उसके लिए इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि पूरा का पूरा करियर तबाह हो गया उसका। जोया ने उनके सीने से लगते हुए कहा, जबकि चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। उसे ज़ायान को यूनिवर्सिटी से निकालने की खबर मिल चुकी थी, जिसे सुनकर सुकून उसकी रग रग में सिरायत कर चुका था। लेकिन बेटा, जरियाब खान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं अब्बा जान। अब आप इस बात को यहीं दफन कर दें, क्योंकि अगर आप इस बात को उछालेंगे तो मेरी ही इज्जत पर उंगलियां उठेंगी। जोया ने मसनूई रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा। जरियाब खान से वो ऐसे ही बात करती थी। उस वक्त कौन कह सकता था कि ये वही बदतमीज़ मक्कार लड़की है। ठीक है बेटा, तुम कह रही हो तो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मैं उसका वो हशर करता कि शायद वो खुद को पहचान भी ना पाता। जरियाब खान नरमी से कहते हुए आखिर में तल्ख हुए थे। जब ही उनका फ़ोन बजा और वो फ़ोन कान से लगाते बाहर निकल गए थे, जबकि जोया अपनी फतह पर दिल ही दिल में बेतहाशा खुश हो रही थी। अब तुम्हें समझ आ गया होगा मिस्टर ज़ायान कि जोया से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अब रोते रहना पूरी उम्र। वो कहका लगाती गुमान में ज़ायान से मुखातिब हुई। बदला लेने की बेचैनी कई दिनों से उसकी नींद अजीरन बना चुकी थी। अब जब उसका बदला पूरा हो गया तो मज़े से चेहरे तक कंफर्टर में खुद को छुपाती वो नींद की वादियों में खो गई थी। मोबाइल की मुसलसल बजती घंटी ने उसकी नींद में खलल पैदा किया था। कसलमंदी से हिलते बंद आंखों से उसने बिस्तर टटोलना शुरू किया, मगर मोबाइल वहां होता तो मिलता। चीखती बैल से तंग आकर उसने नींद से भरी आंखें बमुश्किल खोलकर अपने अतराफ में नजरें दौड़ाई और साइड टेबल के किनारे वाइब्रेट होते नीचे गिरने को तैयार मोबाइल को उठाया। क्या तकलीफ है सुबह सुबह, उसने बगैर नंबर देके चिंगाड़ते हुए कहा। खुदा का खौफ कर, दोपहर के 12 बज रहे हैं और तू ये कह रहा है कि सुबह है, और तू इसे सुबह कह रहा है। आधा दिन निकल चुका है यहाँ। जायान की आवाज़ सुनते ही दानियाल शुरू हो चुका था। दानियाल की बात सुनकर जायान ने घड़ी की तरफ देखा और घड़ी को 12 बजाते देख अपने बिखरे बालों को हाथों से संवारते जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अब अपनी बकवास बंद कर और बता, मेरा काम हुआ या नहीं। जायान ने उसे मुसलसल बोलते हुए तप कर कहा। हाँ हाँ, काम हो गया है तेरा, लेकिन एक बार और सोच ले तू। दानियाल संजीदगी से बोला। तुझे जितना कहा है ना उतना कर। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, समझा तू। और आइंदा मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना। दायान तड़क कर बोला था। ठीक है, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ दखल अंदाजी करने वाला। दानियाल ने बुझे लहजे में कहा। हाँ चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर दोनों। जायान ने अलविदाई कलमात कहते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़। दानियाल ने बेदिली से फ़ोन रखा। जायान जो करने जा रहा था वो किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता था ये कोई भी नहीं जानता था। दानियाल का फ़ोन बंद होते ही जायान फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वो बाहर आया था, नए सूट में मलबूस, आईने के सामने खड़ा। वो अपने बाल संवार रहा था, फिर खुद पर परफ्यूम की बौछार करता अलमारी की तरफ बढ़ा और अपने कपड़े और ज़रूरत की कुछ अशिया बैग में डालते बैग की जिप को बंद किया और बैग थामे कमरे के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। आयशा और रुहाब लाउंज में बैठे जायान के ही बारे में बात कर रही थी। जब रुहाब की नज़र सीढ़ियों से उतरते जायान के चेहरे से होते हुए उसके हाथ में पकड़े ट्रैवल बैग पर पड़ी, वो ठिठक कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आयशा ने उसे यूं खड़े होते देख उसकी नज़रों के ताकुब में देखा तो उसके तासुरात भी रूही से कुछ मुख्तलिफ ना थे। वो फिक्रमंदी से आगे बढ़ी थी।
क्या हुआ ज़ायान, कहीं जा रहे हो तुम? उसकी आंखें रात भर रोने और ज़्यादा देर तक सोने की वजह से सुर्ख हो रही थी और पपूटे सूजे हुए थे। उसकी आंखें उसकी हालत की अक्कासी कर रही थी। बज़ाहिर तो उसने तैयार होकर अपनी हालत को छुपाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन आयशा ने उसकी मुतवरम आंखें देखकर परेशानी से पूछा, जी भाभी, कुछ दिन पहले ही एक दोस्त के तवस्सुत से दुबई में जॉब करने की ऑफ़र हुई थी, तो सोचा ज्वाइन कर लूँ। यूनिवर्सिटी में तो अब एडमिशन मिलने से रहा, तो फारिग रहकर क्या करूँगा? ज़ायान ने बज़ाहिर अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद कुर्ब के आसार उसकी हर कोशिश नाकाम बना रहे थे। तो यहीं कहीं अप्लाई कर लो ज़ायान, इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? और तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है? कोई और कोर्स वगैरह कर लो। आयशा ने उसे रोकने की कमज़ोर कोशिश की। नहीं भाभी, मेरा जाना ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी काम भी तो निपटाने हैं ना। इंशाल्लाह बहुत जल्द लौटूंगा। ज़ायान ने लबों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए धीमे से लहजे में कहा, भाई मत जाए ना। रूही, जो उसके जाने का सुनकर ही गमगीन हो गई थी, आंखों में नमी लिए बोली, मेरी गुड़िया रो मत, कहा ना बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। और मेरी रूही तो बहुत बहादुर है ना, अपना ख्याल रखना। ज़ायान ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा, जी भाई। रुहाब ने आंखों में आंसू लिए बेबसी से कहा, ओए कहाँ जा रहा है तू? अपने रूम से निकलते हाजिम ने बगैर मौके की नज़ाकत को समझे शौकी से कहा, तेरा भाई चला दुबई। ज़ायान ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए हंसते हुए कहा, तू जानता है ना मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। हाजिम ने संजीदगी से कहा और उसकी बात पर रुहाब बेसाख्ता हंसी। बस बस, पता है हमें कि तू कितना संजीदा है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं। चला गले लग जा, देर हो रही है, फ्लाइट मिस हो जाएगी मेरी। ज़ायान ने बाजू फैलाते हुए कहा, यार ना कर, कैसे रहूँगा मैं तेरे बगैर? हाजिम ने उसके गले लगते हुए कहा, बहुत जल्द लौटेगा तेरा भाई, मैं भी बहुत याद करूँगा तुझे। ज़ायान ने उसके गिर्द बाजुओं का हल्का मजबूत करते हुए आंसू अपने अंदर उतारते हुए कहा, बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। हैशम ने बैरूनी दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। वो हाजिम और ज़ायान के माबैन होने वाली गुफ्तगू सुन चुका था। जी भाई, बहुत याद आएगी आपकी भी, ज़ायान ने हैशम की जानिब मुड़ते हुए कहा। उसके पास अल्फाज ही नहीं थे कहने के लिए, बस इतना कहकर वो बेसाख्ता हैशम के गले लगा था। कोशिश करने के बावजूद वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया था, लेकिन महारत से उन्हें कुछ पोंछ ज़रूर लिया था। दिल शिद्दत से ख्वाहिश कर रहा था कि काश हैशम एक दफ़ा उसे रोक ले, लेकिन उसकी ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह गई। तुम्हें अब जाना चाहिए। ज़ायान जब काफ़ी देर तक अलग ना हुआ तो हैशम ने सख्त लहजे में कहा। उसके कहने पर ज़ायान उससे चौंका था और अलग होते हुए सब पर अलविदाई नज़र डालते दरवाजे की चौखट अबूर कर गया। और हैशम अपनी आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जो भी था, ज़ायान उसका भाई था। एक बाप की जगह पर रहकर उनकी किफ़ालत की थी उसने। जान बसती थी उसकी अपने तीनों बहन भाइयों में। माँ बाप की डेथ के बाद वो उन तीनों के लिए ही तो जी रहा था। बस आज हालात ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, वरना हैशम खान इतना संगदिल तो कभी ना था। उसकी आंखों की नमी आयशा की नज़रों से छुप नहीं पाई थी, इसलिए रुहाब के आंसू पहुँचती वो कमरे की जानी पड़ी। तो आपने रोका क्यों नहीं उसे? हैशम बेड पर बैठा अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करने में मसरूफ़ था, जब आयशा ने उसके पास बैठते हुए कहा। आयशा को देखकर हैशम ने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया, क्योंकि उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। उसने लहजे को सख्त करते हुए कहा, क्या बेहतर था इसमें? बता सकते हैं क्या आप मुझे हैशम? आयशा ने उसके सामने खड़े होते सवाल किया। हम अपने सामने एक ऐसे इंसान को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इतनी घटिया हरकत करके आया हो। हैशम ने उसके मुकाबिल उठकर खड़े होते हुए कहा, अपने दिल से पूछिए हैशम, क्या ज़ायान ऐसा कर सकता है? आयशा ने लहजे को धीमा रखते नरमी से कहा, ऐसे मामलों में दिल की नहीं सुनी जाती आयशा। हैशम ने आंखें चुराते हुए कहा, क्योंकि उसका दिल तो चीख चीख कर ज़ायान की पाकीज़गी की गवाही दे रहा था, लेकिन हालात उसे यकीन करने पर मजबूर कर रहे थे। मुझे पता है सिचुएशन ऐसी थी कि आपको यकीन करना पड़ा, लेकिन एक बात बताएं हैशम, क्या इतने साल जो ज़ायान ने आपके साथ गुजारे वो कोई मायने नहीं रखते? वो कोई मायने नहीं रखते? क्या अगर कोई भी आकर उसके बारे में कुछ भी बोलेगा आप यकीन कर लेंगे? आयशा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हम कुछ नहीं जानते आयशा, बस हम इतना जानते हैं कि हम किसी भी औरत की रिस्पेक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हैशम ने उसकी आंखों में देखते ठोस लहजे में कहा।
मुझे फ़ख्र है हैशम कि मैं एक ऐसे इंसान की बीवी हूँ जो अपने घर की नहीं बल्कि हर एक औरत की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ है। लेकिन हैशम, यहाँ बात आपके असूल की नहीं, आपके यकीन की है। आयशा ने लहजे को नर्म रखना ही मुनासिब समझा। हम जानते हैं आयशा कि आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, जब मोबाइल की बेल ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची और फिर मोबाइल कान से लगाता वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि आयशा सोचने लगी कि वो कैसे हैशम को कायल करे। न जाने कब ये इलेक्शन ख़त्म होंगे और मुझे आज़ादी नसीब होगी। रुहाब ने चेहरे पर बेचारगी लाते हुए कहा। चूंकि इलेक्शन शुरू होने वाले थे तो रुहाब को कमोबेश ही बाहर जाने दिया जा रहा था। हैशम खान नहीं चाहता था कि कोई भी मुखालिफ उसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो जानता था कि सियासत में मौजूद मेंबर्स उसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो उसने एहतियाती तौर पर रुहाब और आयशा को घर से बाहर निकलने से मना किया था सख्ती से। अभी कौन सा जेल में बैठी हो? हाजिम ने तड़क कर कहा। तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है, पहले ही मेरा मूड बहुत ख़राब है। रुहाब जानती थी कि अब वो ज़रूर कुछ फजूल ही बोलने वाला है, इसलिए तड़क कर बोली थी। ओके, एज़ यू विश, लेकिन तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? आई नो कि कोई फजूल ही वजह होगी, लेकिन फिर भी बता दो, मैं सुनने को तैयार हूँ। हाजिम ने शरारती लहजे में कहा। आई मिस ज़यान भाई, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। रुहाब ने रोनी सूरत बनाए कहा। क्या हो गया है रूही? अभी उसे गए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम्हारा अभी से ये हाल है। रहम करो उस बेचारे पर। हाजिम ने उसकी तरफ हैरानगी से देखते हुए कहा, जबकि उसके आखिरी जुमले पर उसने आंखें पटपटा कर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ भला? उसे याद करने से अच्छा है कोई अच्छा सा जाके अपना कोई लेसन याद कर लो, फिर पेपर्स में मेरा दिमाग खाती फिरती हो। हाजिम ने मसनूई संजीदगी से कहा, जबकि आंखों में शरारत वाज़ेह थी। उसकी बात पर रुहाब ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम और मुझे तैयारी करवाते हो, वो भी पेपर्स की? क्या जोक मारा है तुमने हाजिम? समझ नहीं आ रहा कि हंसू कैसे। उसने कह कहा लगाते हुए कहा था। बस बस, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। हाजिम ने उसके हंसने पर तप कर मुंह बिसोरते कहा। अच्छा चलो कर देती हूँ बस, पर एक बात तो बताओ, ये जो तुम रुबाब के सामने सलमान खान बने फिर रहे हो ना, करने क्या वाले हो? रूही ने अबरूज काते हुए पूछा। मैं हैशम भाई से बात करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरी बात ज़रूर समझेंगे। हाजिम ने उसे अपने इरादे से आगाह किया। तुम्हें लगता है कि वो मान जाएंगे? रुहाब ने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। क्यों नहीं मानेंगे भाई? और जानती हो इस काम में हमारा साथ कौन देगा? हाजिम ने संजीदगी से कहा। कौन देगा? रुहाब ने हैरानगी से पूछा। आयशा भाभी, हाजिम ने पुरजोश होते कहा। और तुम्हें पता है कि वो हमारा साथ देंगी? रुहाब ने उसे पुरजोश होते देखकर फिर पूछा। जी ज़रूर, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा साथ देंगी। वो एक बहुत ही अच्छे दिल की मालिक हैं। वैसे एक राज की बात है, हाजिम ने राजदाराना लहजे में कहा। क्या? हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें आयशा भाभी जैसी भाभी मिले। और हाजिम ने बात अधूरी छोड़ दी और रुहाब ने मुतजस्सिस लहजे में कहा, और न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम हमें मिली। हाजिम इतना कहकर वहाँ से भाग चुका था। तुम्हें तो मैं बताती हूँ कि वो कौन सी घड़ी थी। रुबाब ये कहकर उसके पीछे भागी और वो उसका इरादा भांप कर पहले ही 9-2-11 हो चुका था। अब हवेली में 3 की बजाय 2 नफूस के कह कहे गूंज रहे थे और इस बात को किचन के दरवाजे पर खड़ी जैनी ने शिद्दत से महसूस किया था।